मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके आपको वितरण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। और वितरण के सिद्धांत में यह समझाया जाएगा कि किस प्रकार एक साधन को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो आय प्राप्त होती है उसमें से साधन की कितनी आय अर्थात साधन की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। विद्यार्थियों से ध्यान से समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार एक वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति से तय होती है, ठीक उसी प्रकार प्रायः साधन की कीमत भी साधन की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। किंतु यहाँ पर हमें एक विशेष ध्यान रखना होगा, वह यह है कि वस्तु की मांग जो है वह एक प्रत्यक्ष मांग होती है, जबकि साधन की मांग है वह प्रत्यक्ष मांग ना होकर के व्युत्पन्न मांग होती है। इसे समझें। व्युत्पन्न मांग या डिराइव डिमांड क्या है कि साधन की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कैसी है। जिन साधनों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अधिक होती है उन साधनों की मांग भी अधिक होगी, और जिन साधनों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कम होती है तो उन साधनों की मांग भी कम होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की मांग की तरह साधन की मांग है वह प्रत्यक्ष नहीं होती, उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करने वाली नहीं होती है। साधन की मांग उसके द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। जिस प्रकार वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में भी सीधा संबंध देखने को मिलता है, अर्थात जब जब कीमतें बढ़ती है तब तब वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जाती है या सप्लाई बढ़ती है। किंतु यहाँ पर आपको फिर गौर करना होगा कि साधन के संबंध में ऐसा कह पाना सदैव सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि कई बार हमें ये देखना मिलता है कि साधन की कीमत के बढ़ने के बावजूद भी उसकी पूर्ति नहीं बढ़ती। उदाहरण के तौर पर भूमि एक स्थिर साधन है, अतः कई बार आप देखते हैं कि भूमि की कीमत के बढ़ जाने पर भी भूमि की पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि भूमि की पूर्ति है वो स्थिर है। इसी प्रकार जब हम श्रम के पूर्ति वक्र को देखें तो ये भी पीछे की तरफ मुड़ता हुआ बैकवर्ड बेंडिंग होता है। इसका कारण यह भी है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है तो आवश्यक नहीं है कि मजदूरी बढ़ने के साथ साथ श्रम की पूर्ति बढ़े, क्योंकि यह देखने में पाया गया है कि मजदूरी बढ़ने पर श्रम अपनी पूर्ति बढ़ाने की बजाय आराम के घंटों को बढ़ा देता है और पूर्ति कम कर देता है। अतः आप ये पाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि कीमत के बढ़ने पर साधन की पूर्ति बढ़े। इसी प्रकार पूंजी की पूर्ति भी उसकी कीमत अर्थात ब्याज की दर के साथ सदैव नहीं बढ़ती है। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वस्तु की मांग और पूर्ति की तरह ही कीमत निर्धारित होती है साधन की भी, किंतु साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है और साधन की कीमत और पूर्ति के बीच में वैसा संबंध नहीं होता सीधा, जैसा कि वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं। इसे हम एक रेखा चित्र के आधार पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक साधन का जो है वह मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारण होता है। जैसे ये साधन का पूर्ति वक्र है SS और यह साधन का मांग वक्र है DD। अब आप इसमें देखेंगे कि प्रारंभिक संतुलन का बिंदु Q है और यहाँ पर साधन की मांग आप कह सकते हैं X अक्ष पर साधन की मांग और पूर्ति और Y अक्ष पर साधन की कीमत को दर्शाया गया है। तो इससे संतुलन पर कीमत तय होती है OP के बराबर। अब यदि किसी कारणवश साधन की मांग बढ़ कर के नई मांग वक्र D1 से स्पष्ट होता है, यहाँ हो जाने पर नया संतुलन बिंदु Q से बढ़कर Q1 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति मांग बढ़ने पर जहाँ पहले श्रम साधन की मांग और पूर्ति M थी अब बढ़ कर के OM1 हो जाएगी, और इस प्रकार साधन की मांग बढ़ने पर साधन की कीमत भी P से बढ़ कर के P1 हो जाती है। यह हम साधमानी परिस्थिति के अंतर्गत प्रायः ऐसा देखते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि व्यवहार में हम देखते हैं कि साधन बाज़ारों में क्रेताधिकार होता है, मोनोपोली होती है, और वस्तु बाज़ारों में एकाधिकार की दशाएं पाई जाती है, तथा मजदूर संघों व सरकार के हस्तक्षेप भी साधन कीमतों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार वास्तविक जगत में इम्परफेक्ट कंपटीशन की दशा ज़्यादा व्यवहारिक रूप से दिखाई देती है।
अब हम देखें कि किस प्रकार बाज़ारों की अलग अलग स्थिति के अंतर्गत साधन की कीमत का निर्धारण होता है। जैसे यदि पहली सिचुएशन की हम बात करें तो पहली सिचुएशन में हम लेते हैं कि साधन बाज़ार व वस्तु बाज़ार दोनों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार साधन की कीमत तय होती है। जब दोनों बाज़ारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है तो ऐसी स्थिति में एक साधन की सीमांत उत्पत्ति का मूल्य जो है वह उसकी कीमत के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म में संतुलन की स्थिति में साधन की कीमत और साधन की सीमांत उत्पत्ति बराबर होती है। इसे आप अगर चाहें तो एक टेबल के द्वारा भी आपको यह स्पष्ट करके बताया जा सकता है कि किस परिस्थिति में यह दशा होती है कि बाज़ार के संतुलन के अंतर्गत एक साधन की कितनी इकाइयाँ लगे। तो आप ये देखिए, ये जो टेबल है इसमें पहले कॉलम में हमने आपको बता रखा है साधन की मात्रा यानी श्रम की इकाइयाँ जो Q1 से दर्शा रखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले कॉलम में। दूसरे में उसके द्वारा वस्तु की उत्पादन की मात्रा Qx है। फिर साधन की भौतिक सीमांत उत्पत्ति जो MPPA बताई गई है। फिर वस्तु की कीमत, उसके बाद में सीमांत उत्पत्ति VMP और फिर है साधन की कीमत। तो आप ये देखिएगा कि साधन की 8 इकाइयाँ लगने पर आपको ये देखने में आएगा कि साधन को जो मूल्य मिलता है 8 इकाई पर वह मूल्य होता है 20 के बराबर, जो आपको यहाँ इस पेन से भी मैं बता रहा हूँ कि आप देखने का प्रयास करें कि जब उत्पादन की 8 इकाइयाँ हैं तो ऐसी स्थिति में आपके MPP और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10 बराबर 20 होता है। ये 20 VMP है और इतनी ही साधन की कीमत मिल रही है जो यहाँ आपको बता रखे हैं अंतिम कॉलम में साधन की कीमत। तो यहाँ पर साधन की कीमत 20 और VMP भी यानी साधन की सीमांत उत्पत्ति का मूल्य है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, वह 20 के बराबर है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे याद करते हैं? साधन की जो है वह मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और उसकी प्राइस को गुणा करते हैं वस्तु की कीमत को, तो वो VMP आती है। तो 8 इकाइयों पर यह संतुलन की दशा मानी जाएगी कि साधन को मिलने वाला मूल्य जो है वह उसकी VMP के बराबर है। और इसे हम चाहें तो इस रेखा चित्र में भी आपको बता सकते हैं कि जैसे ये साधन की जो मात्रा बताई गई है, डिमांड जो है DD वक्र साधन का मांग वक्र है, SS पूर्ति वक्र है। यहाँ साधन की मात्रा या संतुलन जो है मांग और पूर्ति का साधन का E बिंदु पर है और E बिंदु पर साधन की मात्रा OR लगती है और साधन को OW के बराबर कीमत प्राप्त होती है। आगे के चित्र में हम देखेंगे कि साधन की जो है वह किस प्रकार से साधन की मांग व वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे थे। ये हमने संतुलन की पहली स्थिति देखी। और दूसरी स्थिति में देखते हैं कि साधन की निर्धारित कीमत एक फर्म के द्वारा उसकी लगाई जाने वाली मात्रा के आधार पर तय होती है। और जैसे कि आप इस रेखा चित्र को अच्छी तरह से गौर से देखने का प्रयास करें, इस रेखा चित्र में आप देखिएगा ये VMP जो है साधन की मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपको यहाँ दिखाया गया है, X अक्ष पर साधन की मात्रा और Y अक्ष पर साधन का मूल्य है। तो ये WM है, यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साधन का पूर्ति वक्र दर्शाता है WM, जहाँ पर साधन की जो फैक्टर की एवरेज कॉस्ट और फैक्टर की मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर है, AFC एंड MFC बराबर है। और ऐसी स्थिति में VMP और साधन की जो पूर्ति वक्र है WM E बिंदु पर काट रहे हैं और इस स्थिति में साधन की OL मात्रा लगाई जा रही है। अब यदि किसी कारणवश साधन की कीमत बढ़ जाती है तो साधन की कीमत बढ़ने पर OW से कीमत OW1 हो जाती है साधन का मूल्य, और ऐसी स्थिति में साधन की लगाई जाने वाली मात्रा OL से घटकर OL1 हो जाएगी। और साधन की कीमत यदि OW से घटकर W2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में E2 बिंदु के आधार पर साधन की लगाई जाने वाली मात्रा बढ़कर L2 हो जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपको बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार साधन की जो है वह
वीएमपी और साधन की पूर्ति वक्र जो है आपका स्थिर रेखा के रूप में बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है जहां कि साधन की एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर है और साधन की यदि कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में साधन की मात्रा कम लगाई जाती है और यदि साधन की कीमत घटती है तो अधिक मात्रा लगाई जाती है, जो कि अभी आपको इस रेखा चित्र से स्पष्ट किया। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, जिसमें हमने केवल दोनों बाज़ारों में यानी साधन बाज़ार में और वस्तु बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अंतर्गत कीमत निर्धारण की बात कही है। आगे हम और वीडियो के अंतर्गत आपको इस संबंध में जानकारी देते रहेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, देखें वीडियो को, और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पुनः संपर्क करें फ़ोन से और अधिक क्लियर समझाया जाएगा। धन्यवाद। हम एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।